ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रावल रतन सिंह के बारे में आज हम शुरू करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा, रावल रतन सिंह है। ओके, रावल रतन सिंह आज हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना सभी। अनुष्का, आप अपने पड़ोसियों से कहो चुप हो जाए सारे, आपके साथ। रावल रतन सिंह पढ़ने का मतलब सीधा सा है कि हमें पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य हुए युद्ध का पूरा पूरा वर्णन पढ़ना है। ठीक है। रावल रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक आक्रमण किया था 1303 ईस्वी के अंदर। उस आक्रमण से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी हमें पढ़नी है, याद करनी है, अपने भेजे में बिठानी है उनको, क्योंकि पेपर में सीधे सीधे प्रश्न है। अब तक जो हमने पढ़ा है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आज जो पढ़ेंगे वो है। इसके बाद तो इम्पोर्टेंट बहुत आएंगे, सारे इम्पोर्टेंट हो गए, लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा है रावल रतन सिंह तक, उनमें रावल रतन सिंह सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी भी इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो इस पर अपना पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए कि रावल रतन सिंह मैंने लिख दिया है। काल आपको पता है 1302 से 1303, एक आधा साल ही रहा था बेचारा, ज्यादा समय तक शासक नहीं रहा था। अगर मेरे को लगा कि आप वाकई में सुनना चाहते हैं और वाकई में समझना चाहते हैं तो मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा। अगर आप मेरे को लगा कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं, आपने बस सिलेबस पूरा करना है, भाग जाना है, तो मैं फटाफट सिलेबस पूरा करवाना जानता हूँ। ठीक है। तो इसलिए आप के हाथ में है मेरे को प्रेरित करना है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। मेरे को ही नहीं, किसी भी टीचर को जो आपको पढ़ा रहे आकर के, वो आपके हाथ में है कि वो टीचर आपको कैसा पढ़ाए। ठीक है ना। कोई अध्यापक यहाँ पढ़ा रहे और आप पीछे बातें करें और आपको ये लग रहा है कि हम तो बहुत सियाने हैं, हमें कोई देख ही नहीं सकता, ना किसी को पता चलता। मैं तो क्लास में नहीं होता तो भी मेरे को पता चल जाता है कि कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सिंसियर होकर के बैठे क्लास में, ऐसे नहीं हो कि मेरे को कहना पड़े कि प्लीज हाथा जोड़िए, गेट आउट। ठीक है, ध्यान देना सभी इस बात है ना। मेरे को नुकसान हो जाएगा 4-5 हज़ार का, एक भी चला गया तो। मेरी तरफ सोच लो, आपकी तरफ नहीं सोच रहे तो कम से कम ध्यान देना। देखो, ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर एक जगह, पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर यहाँ राजस्थान है क्या, थोड़ा सा ऊपर है वैसे, पर कोई बात नहीं। ठीक है। इधर पड़ता है दिल्ली। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। दिल्ली में जो राजा है उसका नाम है, एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी। मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी का काल भी कल बताया था, याद है आपको? बोलो। 1296 से 1316। यहाँ पड़ता है श्रीलंका, है कि नहीं है? यहाँ है श्रीलंका। कहते हैं कि श्रीलंका का पहले नाम था सिंहल द्वीप। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, सिंहल द्वीप तो इसके अंदर कोई जगह है। दोनों याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ श्रीलंका में एक राजा हुआ करता था। यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था, क्या नाम था? गंधर्व सेन। राजस्थान के अंदर मेवाड़, और मेवाड़ में उस समय राजा हुआ करता था रावल रतन सिंह। रतन सिंह फर्स्ट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसके बाद एक रतन सिंह और आएगा जिसको हम सेकंड बोलते हैं। रावल रतन सिंह सेकंड का काल आपको याद है क्या? मैंने लिखवाए थे, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? 1527 से 1531 होगा शायद, यही होगा, देख लेना।
दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा, किस पे आक्रमण करेगा? रावल रतन सिंह पे आक्रमण करेगा। क्यों करेगा? वो बात जहां तक जिसकी वो स्टोरी बनी हुई है ना, एक स्टोरी है कि पद्मिनी के लिए उसने आक्रमण किया था। एक व्यक्ति था मलिक मोहम्मद जायसी, उसने ग्रंथ लिखा था पद्मावत। ठीक है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि बात बिल्कुल झूठी है, जो मैं आपको बताऊंगा ना, इस बात में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है, ऐसा माना जाता है और आप भी मान लोगे, क्योंकि ये बात कब की है, आक्रमण कब हुआ? ये 1303 के अंदर आक्रमण होता है। ठीक है, और 1540 ईस्वी के अंदर, 1540 में ग्रंथ लिखा गया था। कौन सा? पद्मावत। और जो मैं आपको अभी स्टोरी बता रहा हूँ वो इस पद्मावत ग्रंथ के हिसाब से बता रहा हूँ। बताओ, 1303 में, 1300 से 1400 और 1540, लगभग 150 साल बाद कोई व्यक्ति बात लिख रहा है। मान लो आप आज कोई ग्रंथ आपको लिखने के लिए बोल दे, और आज से 150 साल पहले की कोई बात और उस पर कोई ग्रंथ लिखना हो, तो आप सत्य लिखोगे क्या? पता नहीं कितने तुक्के मारे उसमें, है ना? तो इसी प्रकार ये ग्रंथ लगभग 150 साल बाद लिखा गया था। इस वजह से माना जाता है कि ये ग्रंथ काल्पनिक माना जा सकता है इसको, इससे ज्यादा और कुछ नहीं माना जा सकता। लेकिन हमें इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें से प्रश्न खूब आते हैं, खूब क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। रावल रतन सिंह है, इसके सेनापति का नाम भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। सेनापति एक का नाम था गोरा और एक का नाम था, कहते हैं कि जो गोरा था वो तो था चाचा, और बादल था वो था भतीजा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबारी कवि थे, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान में एक तो आपको लिखना है, अमीर खुसरो था क्या? है? था क्या? एक विशेष बात आपने लिखनी, एक व्यक्ति, एक बहुत ही विशेष व्यक्ति है, वो आपको याद रखना है। उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम याद रखना आपने? राघव चेतन। ये दो चीज याद रखनी है आपने। ये किसके दरबारी है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी है। ठीक है, रतन सिंह के सेनापति कौन है? गोरा और बादल है। अब हम आते हैं इस स्टोरी पे। अब हम इस स्टोरी पे आते हैं। क्या स्टोरी है देखिए आप। हमारा पढ़ने का मूल उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं स्टोरी को? मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर क्यों आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी को इतनी क्या मजबूरी थी कि उसे चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करना पड़ा? तो पहला कारण तो आपको पता है कि इस रतन सिंह के पिता ने अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला था। मैंने कल ही लिखवाया था, आपको लिखवाया था ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बदला लेने के लिए आक्रमण किया था। लेकिन जब बदला लेने के लिए आक्रमण किया, तब अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय मेवाड़ के अंदर जो व्यक्ति, कौन था बताओ, इसके पिता क्या नाम था? समर सिंह तो चला गया था, और राजा आगे कौन हो गया था? चेंज कौन हो गया था? रतन सिंह। ठीक है, तो एक तो ये कारण माना जाता है। एक कारण माना जाता है उसकी साम्राज्यवादी नीति। कोई भी राजा है उसकी साम्राज्यवादी नीतियां होती थी, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना, आसपास के क्षेत्र को जीतना और उस पर अपना अधिकार कर लेना। इस वजह से उसने आक्रमण किया था। ठीक है, तीसरा माना जाता है कि चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो सामरिक महत्व से बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां से वो आसपास के क्षेत्रों में व्यापार वगैरह करने के लिए अगर वो क्षेत्र खुद का हो जाए तो दिक्कत नहीं आए, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। एक जो कारण है वो माना जाता है कि एक पद्मिनी नाम की कोई युवती थी, कोई महिला थी, और रतन सिंह की पत्नी थी, उससे शादी करने के चक्कर में उसने आक्रमण किया था। वैसे मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी जब हम पढ़ेंगे, कभी दिल्ली सल्तनत वगैरह पढ़ा हमने, तो मैं आपको बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी युद्ध लड़े थे ना, वो या तो खुद की पुत्री के लिए, या खुद की पत्नी के लिए, या किसी दूसरे की पत्नी के लिए, लगभग सारे युद्ध इसने महिलाओं के चक्कर में लड़े थे, जितने भी युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो वो बाद की चलो मैटर, इस पे हम बात करते हैं। अब ध्यान देना आप, हम सबसे पहले चलते हैं, कहाँ चलते हैं? हम चलते हैं श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में एक राजा गंधर्व सेन और इसकी पुत्री का नाम, क्या नाम था? गंधर्व सेन की पुत्री का नाम क्या? पद्मिनी।
ऐसा मान, देखो मैंने पहले बता दिया कि कहानी काल्पनिक है, इसमें बहुत सारी बातें आपको लगेगी गुरुजी फेंक रहे, मैं नहीं फेंक रहा, इस ग्रंथ में लिखा है, वैसी बातें मैं आपको बताऊंगा सारी। मुझे भी इन बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें से प्रश्न आते हैं इसलिए मैं पढ़ना पड़ रहा है इसको। कहते हैं कि पद्मिनी के पास एक तोता था। पद्मिनी के पास एक तोता, तोते का नाम था हीरामन तोता बोल सकते हैं उसको, तुया तोता बोल सकते हैं, या उसको हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं। और वो तोता कहते हैं कि बाद में गागरोन के आसपास आकर के और उसके वंशज वगैरह ऐसा कुछ है, उसकी प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए उसको गागरोनी तोता भी बोलते हैं। ठीक है। वो जो तोता था उसकी एक विशेषता थी, उसकी विशेषता ये थी कि वो मनुष्य की बातें किया करता था। तोते अक्सर बातें करते हैं, आपने सिखाए हो जो तोते हैं बोलते हैं, कि थोड़ा बोलते हैं कुछ ज्यादा बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा बोलता था। तो हो सकता है वहां से उड़ गया हो कभी, हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब ये पद्मिनी के लिए कोई रिश्ता देख रहा था, इसके पिता गंधर्व सेन, तो कोई भी रिश्ता उसको पसंद नहीं आ रहा था। तब कहते हैं कि एक बार वो तोता बोल करके पद्मिनी से कह रहा है कि मैं आपके लिए रिश्ता ढूंढ करके लाऊंगा, आपके पिता से आपका रिश्ता नहीं सेट बैठ रहा कोई ना। तो उसके पिता को गंधर्व सेन को गुस्सा आ गया, उसने आदेश दिया था कि इस तोते को मार दो। तो तोता डर के मारे वहां से उड़ करके भाग गया था, ऐसा माना जाता है। अब बताओ कितनी सत्यता है, मुझे नहीं लगता। लेकिन वो तोता बाद में कहते हैं कि किसी व्यापारी ने उस तोते को पकड़ लिया था, और उस तोते को पकड़ करके उस व्यापारी ने ला करके बेच दिया था। और किसके पास बेच दिया था उस तोते को? रतन सिंह के पास ला करके बेच दिया था। और कहते हैं कि काफी बड़े दाम में उसने, रतन सिंह ने उस तोते को खरीदा था, काफी महंगा उस तोते को खरीदा था। और विशेषता बताई गई उसको कि बहुत ज्यादा बातें करता है आपका इंटरटेनमेंट करने के लिए, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं होता था। तो राजा को भी चाहिए कि इंटरटेनमेंट के लिए कोई वस्तु हो, तो मोबाइल की भांति काम करता था, जो चाहिए वो सॉन्ग चल जाता था, कभी जो बातें करने की कहानी बता देता था ना सारी। बातचीत करता रहा। कहते हैं कि रतन सिंह से इसने कहा एक दिन, बातचीत करते करते रतन सिंह ने पूछा होगा कि भाई तुम बता पहले कहाँ रहता था, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में बता, हो सकता है पेपर में आ जाए। वहाँ की नदियों के बारे में बता, वहाँ के पहाड़ों के बारे में, वहाँ वर्षा कितनी होती है, वहाँ जंगल कैसे हैं। उसने कहा इन बातों के बारे में कुछ नहीं पता मुझे, मैं केवल एक ही बारे में जानता हूँ, पद्मिनी के बारे में। उसने कहा चल तू पद्मिनी के बारे में बता दे। उसने कहा कि पद्मिनी जो है वो बहुत सुंदर है, पहली बात तो ये। कहते हैं कि दोबारा बोल, बोल के कर, नहीं बोल, हाँ की बोल तो, मन तो सुनना चाहिए बोलो ले। अरे मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि मेरे को पता चले केटा कोई हंसने वाली बात है, मैं हंस लूँ क्योंकि गोली फेल होगी। देखो, या तो बोलते तो खुल के बोला करो, ठीक है, ताकि पता चले सभी को, मेरे को पता चले, या फिर बोला ही मत किया करो, है ना। जो शर्माने वाले व्यक्ति होते हैं, अब मैं सीधे उदाहरण दे रहा हूँ, तुम बोले हो तो देख ले। चंद्रपाल जैसा कोई व्यक्ति था, चंद्रपाल तेरो डेली नाम आवे, और जो को क्लास देखे नहीं लाइव बहुत याद हो जाए, चंद्रपाल नाम का कोई बंदा है। देखो और कोई नहीं बोला, आराम से सर सुन रहे थे, तू ही बोला भी, एग्जाम्पल तो तेरे ही आएगा, भी सुनना पड़ेगा तेरे को। तो चंद्रपाल जैसा कोई व्यक्ति था, कोई लड़का था, और क्या हुआ, उसका कोई रिश्ता आ गया, कृपा हो गई ईश्वर की, उसका रिश्ता आ गया। रिश्ता आ गया तो चंद्रपाल की बात नहीं करा, इसके जैसा कोई लड़का था, और चंदू नाम रखते थे उसका, चंदू का आ गया रिश्ता। और चंदू का जैसे ही रिश्ता आया, चंदू तो फड़फड़ाने लगा, बोला मैं तो खुद देख के आऊंगा जाकर के, मैं तो बोला खुद जाके देख के आऊंगा। इसके दोस्तों ने कोई उंगली लगा दी होनी, तू ऐसे बोलना घर पे, पता नहीं कोई लिपापोती करके छोड़ दिया घर ही फालतू में, है ना। तो कहीं लेकर के बस में जाना हो तो ही तेरे को शर्म आएगी तेरे, इसलिए तू देख पहले, लड़की सुंदर होनी चाहिए फिर ही शादी करना। तो उसने हौसला करके बोल तो दिया, घर पे तो बोल ही सकते, कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप तो सुन सकते हैं। चला गया वो चंदू, जा करके लड़की वालों के घर पे बैठ गया। अब वहां जा करके लड़की वालों ने कहा कि चंदू, चंदू जी
चंदू तो घर पे है, वहाँ तो चंदू जी है। तो कहा चंदू जी आप वो लड़की है उससे बैठ करके 10 मिनट बातचीत कर ले, अगर आपको ठीक लगता है तो हम आपकी शादी उससे तय कर देते हैं। चंदू जी बैठ गए, लड़की भी बैठ गई। अब लड़कियां तो वैसी तेज होती है, वो लड़की बोली नहीं कुछ, चुपचाप बैठी रही। चंदू जी वेट कर रहे हैं, ये बोले तो कुछ इसका जवाब दूं। 10 मिनट का टाइम था, 9 मिनट निकल गए, चंदू जी भी नहीं बोले, लड़की भी नहीं बोली। फिर चंदू जी ने सोचा आज तो बेइज्जती हो जाएगी, जाके दोस्तों से और घर पे क्या कहूंगा कि क्या बातचीत करी उसने, क्या बोला। तो चंदू जी लास्ट में 50 एक सेकंड बचे तब हौसला करके बोले भाई थे कितना बहन भाई हो। वो लड़की बोली भैया पहला तो 3 आ, अब 4 हो गया। अब देखो ध्यान दो सामने कहाँ पहुंचे थे हम, भूल गया मैं, देखो बीच में बोलते हो तो भूल जाते हैं फिर मैटर सारा। हाँ, वो तोता बता रहे, बातचीत करे तोता ना रतन सिंह के साथ, वो बता रहे रतन सिंह को तोता कि इस प्रकार से एक पद्मिनी है, बड़ी सुंदर है, जब पानी पीती है तो गले से दिखाई देता है, इतनी सुंदर है ऐसा। अरे होता है ऐसे, सुंदरता का वर्णन ऐसे किया जाता है, पहले इतिहासकार ऐसे करते हैं। इसकी एक पत्नी और थी, वो पास में बैठी सुन रही थी, मैं बताऊँ उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। वो बोला मेरे से भी सुंदर इस क्षेत्र में कोई है क्या। वो बोला मेवाड़ में तो नहीं है, लेकिन अगर इस मेवाड़ से बाहर की बात करें तो तेरे से वाकई में सुंदर है, तू तो उसके आगे कुछ नहीं है बोला, है ना, तू जितनी मर्जी क्रीम में लगा ले, तो बिना क्रीम भी तेरे से आके। रतन सिंह को बढ़ा चढ़ा करके बात की तो रतन सिंह ने कहा कि चलो मैं उसको देख के आऊंगा। अब रतन सिंह रवाना हो गया मेवाड़ से, कुछ अपने दोस्तों को ले लिया साथ में, चल पड़ा, बड़ा हौसला करके गया। जाते ही कहूँगा गंधर्व सेन से कि कहाँ है तेरी पुत्री, उसको लेकर के आ, मैं उसको देख करके जाने वाला हूँ। जैसे ही श्रीलंका घुसा, सिंहलद्वीप गया, अब धीरे धीरे उसके मन में डर बैठने लग गया कि कहीं मैं जाकर के गंधर्व सेन से कहूँ, और गंधर्व सेन उसके पास सेना है, उसका राज्य हो सकता है कर दे काम तमाम, है ना। तो और नजदीक गया तो और ज्यादा डर बैठता गया, और लास्ट में उसने निश्चय किया कि मैं गंधर्व सेन के पास डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, तो क्या करें। तो उसने क्या किया, कहता है मैं, उसने एक साधु का वेश धारण कर लिया और जंगल में घूमने लगा। बोला शिकार खेलने के लिए राजकुमारी आया करती थी, तो जैसे शिकार खेलने के लिए आएगी तो मैं देख करके यहाँ से वापस चला जाऊंगा। 10-15 दिन बीत गए बेचारे को, साधु के वेश में घूम रहा था। इतने में एक दिन घोड़े की टक टक की आवाज सुनाई दी। बड़ा खुश हुआ रतन सिंह, बोला पद्मिनी आ गई, आज मेरा वनवास खत्म हो जाएगा। उसको देख करके चला जाऊंगा। देखिए जैसे ही वो घोड़ा नजदीक आया, पता चला उस पर तो गंधर्व सेन बैठा है बेचारा। अब गंधर्व सेन ने देखते कहा भी तू कौन है, यहाँ कैसे घूम रहा है, और क्योंकि शक्ल देख के पता चल जाता है कि इस एरिया का है कि नहीं है। मान लो कि मान लो कि किसी की मान लो कोई लड़का पढ़ता नहीं है, उसकी शादी नहीं हो, तो कहाँ से लेके आनी पड़ेगी, बिहार से। वहां से लेके आएंगे तो यहाँ वाले देखते पहचान लेंगे, बैठेगी तो कौन ही, है ना। एरिया चेंज होती है, शक्ल चेंज हो जाती है, पता चल जाता है अभी यहाँ का नहीं है। तो रतन सिंह रतन सिंह को देख करके पता चलेगा गंधर्व सेन को कि मामला कुछ और है। उसने इसे पूछा भी तू क्या है सिस्टम, तो गंधर्व सेन डरते डरते सारी बात बता दी। किसने बता दी, रतन सिंह ने गंधर्व सेन को। गंधर्व सेन रतन सिंह को अपने महलों में ले गया। मैंने आपको बताया था गंधर्व सेन तो पहले ही तलाश में था कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। अब तक जो आ रहे थे वो सारी कह रहे थे मैं मेरिट में रह गया, कई कह रहे 3 पेपर दे के रह गया, कोई सिलेक्शन वाला अब तक आया नहीं था। एक बंदा आया बढ़िया, तो ये ले गया वहाँ। वहाँ ले जा करके पद्मिनी को बुलाया गया, पद्मिनी आई चाय बिस्किट लेके। तो खांसी आने लगी। पद्मिनी चाय बिस्किट लेकर के आई, और तब क्या हुआ, रतन सिंह ने देख लिया उसको, चश्मा में ऐसे करके बैठा रहा। चली गई वो तो। गंधर्व सेन ने पूछा कि भाई बता बेटा तेरे को रिश्ता पसंद है क्या। अब जो तोते ने बताया था ना, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ करके बात पाई गई वहां जाकर के। तो रतन सिंह बताओ मना करेगा क्या। बोला रिश्ता तो मन ही मन कह रहा है कि रिश्ता तो पक्का के तू तोड़ दे सागे। लेकिन फिर भी उसने पता है थोड़ी हाँ ओखी ओखी करनी पड़ती है, जानबूझ के ऐसे फील करवाना होता है कि नहीं नहीं ठीक है महाराज कोई बात नहीं, अगर आप कहते हो तो कोई बात नहीं देख लेंगे वगैरह वगैरह घुमा फिरा के उसने हाँ भर दी। शादी हो गई, लेकर के आ गया साथ में रतन सिंह किसको,
पद्मिनी को कहाँ पहुंच गया, मेवाड़ में। खूब लोगों को बुलाया गया, पार्टियां दी गई, सभी ब्राह्मणों पंडितों को बुलाया गया, दान दक्षिणाएं देनी शुरू कर दी। अब सब ब्राह्मण लोग, जो पंडित लोग लाइन में खड़े थे, उनमें एक व्यक्ति और खड़ा था, कौन, राघव चेतन। पद्मिनी सोने की असरफियां और खूब धन लुटा रही है, सभी को खूब दक्षिणाएं देती हुई जा रही है। जब इस कतार के अंदर राघव चेतन खड़ा था, वहां जब पहुंची पद्मिनी, तो राघव चेतन बोला, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे ये धन नहीं चाहिए। तो रतन सिंह भी पीछे पीछे खड़ा था, बेचारा उसके पीछे था, तब से बैठा नहीं था। बोला, तू जा, हेल्प करा था, कभी उसके थाली हाथ में पकड़ा रहा था, कभी कह रहा ऐसे गिर न जाए, ऐसे ढंग से चल, आगे कोई खड्डा नहीं आ जाए, है ना। तो राघव चेतन ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। रतन सिंह बोला, अरे आज हम खुश होकर के बांट रहे हैं, तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। राघव चेतन बोला, अगर आप चाहते हैं कि कोई ब्राह्मण आपके घर से खाली नहीं जाए, तो आप पद्मिनी से मेरी शादी करवा दीजिए। बोल, रतन सिंह तो हैंगी हो गया बेचारा। क्या जवाब दे, मतलब तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ भटका हूँ, कौन कौन से जंगलों में कितने जानवरों से बच करके मैं वापस आया हूँ, और तू कह रहा है कि शादी इसके साथ तेरी करवा दूँ। उसने कहा, भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मारूं कान के पेड़ तेरे, है ना। राघव चेतन को उस समय तो समझा बुझा करके छोड़ दिया, लेकिन बाद में कहते हैं कि राघव चेतन बहुत खतरनाक बंदा था। इसने टोने टोटके शुरू कर दिए थे, और टोने टोटके शुरू करे, इस बात का रतन सिंह को पता चला, तो उसने राघव चेतन को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। बोला, यहाँ से रफू चक्कर हो जा, दोबारा दिख गया तो हिसाब लगा लेना फिर। तो राघव चेतन को बड़ा गुस्सा आया, इसने कहा, भी ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ ये। राघव चेतन यहाँ से दौड़ करके सीधा किसके पास चला जाता है, ये मैंने थोड़ा सा अलग लिखवा दिया आपको, ये रतन सिंह का दरबारी कवि था, ठीक है। ये किसका दरबारी कवि था, रतन सिंह का। बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है, ठीक है। प्रारंभ में ये रतन सिंह के पास था। अब रतन सिंह ने जब इसको निकाला तो कहाँ चला गया, ये अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी को जा करके तोते की तरह इसने भी सारी बातें बताई भी, ऐसे करके ये मैटर है सारा। अलाउद्दीन खिलजी से भी आ गया, वो बोला कि मैं भी जाता हूँ मेवाड़ और जा करके देख के आता हूँ कि पद्मिनी कितनी सुंदर है। अब वो मेवाड़ आ गया, देखो कहाँ आग कहाँ तक फैल गई, देखो, है ना, सारा तहस नहस होने वाला है। ऐसे बेचारे बेरोजगार लोग मारे जाएंगे, उनकी तो शादी वैसे ही नहीं हो रही पद्मिनी के चक्कर में ना। अब अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं मेवाड़ आता है, मेवाड़ आकर के उसने क्या किया, उसने चाय पानी पी, उसने बिस्किट खाए होंगे। तो रतन सिंह से कहा कि भाई मैं तो आया हूँ पद्मिनी को देखने के लिए। रतन सिंह बोला, ना महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे राजपूतों में ऐसी परंपरा नहीं है कि कोई महिला घूंघट उतार करके और किसी व्यक्ति के सामने आकर के खड़ी हो, ऐसा हमारे है नहीं, संस्कारों में नहीं है, हमारे सिस्टम में नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ मानने वाला था, उसने तो जिद पकड़ ली। बोला, भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ और तू इतो के घमंड करे, तेरी घर वाली सुनी है तो, और फलाना फलाना ना, तो फोटो दिखा दे बोला। तो कहते हैं कि उस समय हो सकता है इसको भी गुस्सा आ गया हो, किसको, कहांगे पद्मिनी। बोला, मैं इतनी दिन से फेर लोली लगा रही हूँ और तू है कि सामने नहीं जाने दे रहा किसी के, तो फिर क्या मतलब, है ना। यू कट करवाते, जलेबी जूड़ा अलग होता है। देखो क्या हुआ, कहते हैं कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को तो नहीं बुलाया सामने, लेकिन कहते हैं कि जो दुर्ग था ना, उसके ऊपरी मंजिल पे इस प्रकार से एक शीशा लगा हुआ था, कहते हैं उसके सामने इस पद्मिनी को बिठाया गया, और इधर जो दूसरी क्या है वो ग्राउंड फ्लोर है ना, उस पे एक तालाब था बना हुआ, तालाब तो नहीं कह सकते, स्विमिंग पूल बोल सकते हैं, ऐसे जल का कुंड था कोई, वहां पे अलाउद्दीन खिलजी को बिठा दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी तस्वीर यहाँ से इसके अंदर देखी होगी, ऐसा कुछ किया इसने ना, या शीशा इधर होगा तो यहाँ से इसका चित्र इसमें दिखा, अलाउद्दीन खिलजी ने वो चित्र वहां देखा। ऐसा जो मैं इसके अंदर जो दिया है ना, वही बता रहा हूँ मैं, पद्मावत ग्रंथ के अंदर जो दे रखा है। अब यहाँ से एक बार यहाँ रुकते हैं हम, अभी वो चित्र देख रहे हैं उसको देखने दो, तब तक मैं आपको बताता हूँ। रीट के अंदर एक बार प्रश्न आ गया, प्रश्न आया कि वो कौन सा व्यक्ति था, या अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन सा दरबारी व्यक्ति था जिसने जाकर के पद्मिनी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी से वृतांत सुनाया था उसको जाकर के, तो कौन था वो व्यक्ति, राघव चेतन। यहाँ से प्रश्न बना था एक बार, तो हो सकता है दोबारा पूछा जाए। इसके बारे में अमीर खुसरो किसके दरबार में था, अलाउद्दीन खिलजी। हजारों बार प्रश्न आया है और हजारों बार आएगा। रतन सिंह के जो सेनापति है गोरा और बादल, इनके बारे में प्रश्न बहुत बार आया है।
इस पद्मिनी से एक नया प्रश्न अब आना शुरू हुआ है। एक पद्मिनी मूवी आई थी थोड़े दिन पहले, है ना, और उस मूवी का निर्माता पूछ लेता है कई बार पेपर में, तो पता है किसी को है? कोई बताएगा? देख तो सभी ने ली। संजय लीला बंसाली, ठीक है। इसका निर्माता ही ध्यान रखना, हो सकता है इसके बारे में भी पूछ ले प्रश्न, क्योंकि ये काफी विवादों में रही थी मूवी, पता है आपको? आंदोलन वगैरह हुए थे, इसके अंदर कुछ सीन कट किए गए थे। मूवी का पहले पद्मावती नाम था, फिर उसका नाम चेंज के पद्मावत किया गया था, है ना। तो ये बहुत विवाद रहा था। अब कहते हैं कि राघव चैत्र ने जाकर के बताई अलाउद्दीन खिलजी, देख लिया अब तक तो इसने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको देख करके रतन सिंह से कहा, भी रतन सिंह देख एक बात कहनी तेरे को। रतन सिंह बोला कि बोलिए महाराज। उसने कहा कि मुझे तो पद्मिनी से शादी करनी। रतन सिंह बोले मैं बहू ले गया हूँ, ब्याह ले गया हूँ, है ना। उसने मना कर दिया उसको। ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि मना करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को गेट तक छोड़ने के लिए आया था रतन सिंह, और वहां से कहते हैं कि रतन सिंह को किडनैप कर लिया गया था और उसको वहां से पकड़ करके और दिल्ली ले गया था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली ले जा करके उसने मैसेज भेजा पद्मिनी के पास और कहा कि आपके पतिदेव मेरे कब्जे में है, अगर आप उनको जिंदा चाहते हो तो आप दिल्ली आकर के मेरे से विवाह कर लो, वरना मैं टुकड़े टुकड़े। सुना है ना आपने? हाँ। तो कहते हैं कि पद्मिनी को जब ये मैसेज मिला तो पद्मिनी जाकर के बात करती है गोरा और बादल से कि ये करके मामला हो गया है, अब आप बताओ क्या करना चाहिए। वो सेनापति है, तो सेनापतियों ने कहा कि कोई बात नहीं महारानी, आप उनको वापस मैसेज करें, उनको रिप्लाई करें कि हम आ रहे हैं महाराज, हम आपसे शादी करेंगे, लेकिन शर्त है कि 1600 रानियां हैं और दासी हैं, वो भी साथ आएगी हमारी सेवा में। तो वो बोला, अलाउद्दीन खिलजी बोला ठीक है महारानी जी, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। खुशी से फूला नहीं समा रहा था अलाउद्दीन खिलजी, बोला कोई चक्कर नहीं, आ जाओ आप। तो कहते हैं कि 1600 रानियों की जगह वो, अच्छा आपको पता है पहले पहले कोई रानी कोचिंग जाती थी तो कैसे जाती थी? बाइक पे तो जाती नहीं थी, है ना। ऐसे वो बनी होती थी क्या डोली, है, पालकी होती थी, पालकी। तो पालकी 4 व्यक्ति पकड़ करके उसको कोचिंग के आगे रोकते थे, फिर वो उतर के आती थी, फिर वापस, है ना, ऐसे होता था। तो आज के टाइम में तो बाइक वाइक होती है, सिस्टम अलग हो गया। तो पालकी के अंदर एक रानी को बिठाना था, लेकिन उसकी जगह एक सैनिक को बिठाया गया और 1600 पालकियां तैयार की गई। एक पालकी को 4 लोग उठाते, तो 16 चौके बताओ 6400, और 1600 पालकी के अंदर बैठे, 1600 पालकी है तो एक एक है, प्रत्येक में 1600, वो कितने होगी बताओ? 8000। गणित पढ़ते हो नहीं पढ़ते आप? 8000। 8000 सैनिकों को लेकर के पद्मिनी कहाँ पहुंच गई? दिल्ली। दिल्ली जाकर के अलाउद्दीन खिलजी से कहा भी हम आपसे विवाह कर लेंगे, लेकिन एक बार हम रतन सिंह से मिलना चाहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बिल्कुल शौक से मिले आप, कोई दिक्कत नहीं है। रतन सिंह को छोड़ दिया गया वहां से, और स्टेशन पे बैठी थी शायद पद्मिनी उस समय। वहां जब रतन सिंह आया तो उसको लेकर के वहीं से वापस चित्तौड़गढ़ आ गई। अलाउद्दीन खिलजी बेचारा इंतजार करता रहा, करता रहा, करता रहा, 2-3 घंटे तो करता रहा। फिर उसको लगा कि गया कहाँ बंदा, ना पद्मिनी पहुंची। सैनिकों को भेजा, देखा वहां कोई है ही नहीं, सैनिक पीछे लगे होंगे। तो वो 1600 सैनिक जो गए, 8000 जो सैनिक गए थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का डटकर सामना किया उन सैनिकों का। अलाउद्दीन खिलजी पीछा करते करते रतन सिंह को पकड़ता। तब तक रतन सिंह और पद्मिनी वापस कहाँ पहुंच चुके थे? चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके थे। बाद में कहते हैं कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए रवाना होता है 28 जनवरी को। कहाँ से? दिल्ली से। और आकर के चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसकी घेराबंदी करके 26 अगस्त तक घेराबंदी रखता है और 26 अगस्त तक युद्ध की समाप्ति होती है। तो लगभग कितने महीने हो गए देखो, लगभग 6 महीने के आसपास का समय है। 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी अपना काम धाम छोड़ करके दिल्ली वाला सारा, और पद्मिनी के चक्कर में कहाँ गया? चित्तौड़गढ़ आकर के, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की घेराबंदी करके रखी। बाद में कहते हैं कि जब दुर्ग के अंदर भोजन सामग्री खत्म हो जाती है तो रतन सिंह केसरी अवस्था धारण करके युद्ध करता है। युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और जो पद्मिनी है दुर्ग में, उसने अग्नि जोहर वगैरह कर लिया था बाद में, जब अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीत करके और बड़ा खुश होकर के जाता है कि अब मैं जाकर के विवाह कर लूंगा पद्मिनी से। आगे जाकर के देखता है तो राख के ढेर मिलते हैं, वहाँ और कुछ नहीं मिलता दुर्ग के अंदर। इस प्रकार की पहले जो हमारे भारत के अंदर जो महिलाएं थी, वो आज के टाइम हो जाएगा ऐसा?
वो बहुत मर गए हो गए, चलो आपका कोई और देखा। 2 दिन इंतजार नहीं करते, सच्चा बिल्कुल है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो ये पद्मिनी के बारे में ऐसी कुछ बातें हैं, आप ये लिख लीजिए 2-3 बातें। आप ये लिखिए, राजस्थान के अंदर मेवाड़ का शासक रतन सिंह सेनापति लिखो, दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी दरबारी कवि लिख लो। ठीक है, राघव चेतन किसका दरबारी कवि था? रतन सिंह का। ठीक है, बाद में कहाँ चला गया था? दिल्ली चला गया था बाद में। आपके सर आगे टाइम क्या होता है? क्या टाइम 42 होगी क्या? आज हम इतना ही पढ़ेंगे भाई। आज क्या है कि सर को थोड़ा जल्दी जाना है, तो वो आपकी क्लास थोड़ा जल्दी लेंगे। आज बाकी क्लास है ना, वो आप इसे नोट करें पहले। अभी तो 2-4 मिनट हूँ मैं आपके साथ। इनसे संबंधित और बातें वो कल मैं आपको लिखवाऊंगा सारी। ठीक है, कहाँ पे? हाँ, सेनापति दोनों उस दौरान, उस युद्ध के दौरान ही शहीद हो गए। देखो 1303 की बात है, 1303 के अंदर जब, अच्छा आप ये बताते हो कि जब अलाउद्दीन खिलजी आता है उस समय मारा जाता है क्या? हाँ, तो वहीं वहीं मर जाते हैं, तो सही है आपकी की बात है। ये मैं आपको बताऊंगा सारी बातें जब आप लिखवाऊंगा ना, मैं एक एक बात है, और चिंता नहीं करें, मेरे होते आपको टेंशन करने की जरा भी आवश्यकता नहीं। अभी एक बार आप इतना लिखें कि सेनापति रतन सिंह के 2 थे, कैसे मरे, क्या हुआ, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करें, कल की क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से ये कहूंगा कि आप जितना पढ़ाया जा रहा है उतना साथ साथ याद करते जरूर जाएं। लेकिन अगर अगर नहीं याद करोगे तो बाद में मैटर इकट्ठा हो जाएगा सारा। एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी सुन लो जल्दी से, पहले बाद में इसको नोट कर लेना। अभी हम 2 तारीख आने वाली, जो 2 तारीख है, इस 2 तारीख से पशु परिचर के लिए टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, आपको पता हो तो। और उस टेस्ट सीरीज के अंदर 150 क्वेश्चन आपके प्रत्येक टेस्ट में आपको मिलेंगे। उसका शेड्यूल मिल जाएगा, आप अभी प्राप्त कर सकते हैं, कल से शेड्यूल उसका। ठीक है, उसकी जो भी फीस है 500-600 रुपये उसकी फीस रखेंगे। 3 महीने की फीस होगी, वो फीस आप जमा करवा करके शेड्यूल प्राप्त करें, और उसके बाद उस शेड्यूल के हिसाब से आप तैयारी करते जाए। 3 महीने में उसका सिलेबस कवर हो जाएगा अपना। ठीक है, 3 महीने के बाद दोबारा टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, उस टेस्ट सीरीज को फिर आप ज्वाइन करें, 2 बार आपका सिलेबस बढ़िया से निकल जाएगा, तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, मेहनत करना आपका काम है, मेहनत करवाना हमारा काम है। अब आप बिल्कुल निठल्ले होकर के बैठे रहोगे, पढ़ोगे नहीं, तो उसका कोई समाधान है नहीं। ठीक है ना। ओके, OMR सीट होगी प्रत्येक टेस्ट के अंदर, OMR सीट मिलेगी आपको, और ऐप के द्वारा उस OMR को चेक किया जाएगा, उसकी बाकायदा रैंक बनेगी। और जो टेस्ट सीरीज चलेगी वो 3 जगह उसके केंद्र रहेंगे, एक तो अपने गरसाड़ा के अंदर, एक रावला के अंदर, और एक खाजूवाला के अंदर। ठीक है, उन तीनों जगह जो आसपास का विद्यार्थी है कहीं भी अपना टेस्ट दे सकता है। 150, 200, 300 बच्चे जितने भी होंगे उनकी एक साथ रैंक लग जाएगी सभी की। तो आपको एक इससे अंदाजा भी हो जाएगा कि हम कितने पानी में कितना कमा, कितनी तैयारी हमारी है, दूसरे बच्चे हमसे कितना आगे जा रहे हैं, इन सब बातों का आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अभी आप खड़े नहीं होंगे, यहीं बैठे रहें। जिन्होंने बाकी क्लास नहीं लगानी है वो जा सकते हैं, बाकी विद्यार्थी बैठे रहे। मैं सर को बोल देता हूँ अभी आकर के, और क्लास शुरू कर देंगे आपकी।